गाइस, वेलकम टू द माइनिंग एंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एमएमआर 1961 के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज को। बेसिकली आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की भी एक अलग से सीरीज चलेगी विथ पैरेलली टू द एमएमआर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि एनएमडीसी की जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं और जो भी लोग मेटल माइंस वाले अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एनएमडीसी के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब मिलने का बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। एनएमडीसी का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। फर्स्ट 50 को 2000 रुपीज में आपका कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए वहां पे कूपन कोड अप्लाई करिए एंड 3000 का कोर्स आपको 2000 रुपीज में मिलेगा। इसके साथ ही एमएमआर के लाइव क्लासेस एंड अदर आपको चीजें मिलेंगी। आरपीएससी वालों के लिए मैं बता दूं, एग्जाम डेट आपका शिफ्ट हो चुका है एंड फॉर देम हम लोग, मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि आप लोगों का 1-1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है दैट आल्सो विल बी प्रोवाइडेड बिफोर द एग्जामिनेशन 2 months और 1 to 2 months बिफोर द एग्जामिनेशन कंप्लीटिंग योर सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे सारी चीजें आपका एक लाइन से कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। एनएमडीसी का भी सेम यही क्राइटेरिया रहेगा। जैसे ही आपका एग्जाम डेट डिसाइड होता है उसके 1 या 1.5 महीने पहले ही आपका सब कुछ कंप्लीट करवा कर, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा कर आपको तरीके से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं एमएमआर के 1961 के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का। इन द हिस्ट्री ऑफ माइनिंग आज तक किसी ने भी ये चीज नहीं करवाई है। मुझे, मेरी जानकारी में किसी ने नहीं करवाई है और यूट्यूब पे भी ढूंढने पर रेयर केस है कि शायद मिल जाए। मैंने तो सर्च किया नहीं, बट जनरली ने देखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहली बार है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आता हुआ, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द मेटल माइंस रेगुलेशन 1961। मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 का सबसे बेसिक फोकस क्या होता है? प्राइमरी फोकस मतलब कि इसका मेन टारगेट क्या होता है, आखिर ये क्यों बनाया गया है, इसमें जो चीजें लिखी गई हैं आखिर किस पर्पस से लिखी गई है, क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहला, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स इन मेटल माइनिंग। मेटल माइनिंग में सेफ्टी मेंटेन करना और हेल्थ मेंटेन करना वर्कर्स के लिए अच्छी खासी, एंड एग्रीकल्चर में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, या फिर रेगुलेशंस फॉर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, फॉसिल फ्यूल को कैसे निकालना है उससे रिलेटेड रेगुलेशंस देना, या फिर सेफ्टी मेजर्स इन कंस्ट्रक्शन, आपका कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाना है तो उसके लिए सेफ्टी से रिलेटेड बातें इसमें कही गई हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स इन मेटल माइनिंग। ठीक है, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हैं ये, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट आते हैं, विच एंटिटी इज टिपिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द मेटल माइंस रेगुलेशन 1961। मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 आखिर किसने लागू किया? ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। कौन रेस्पॉन्सिबल है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत से लोग बी ऑप्शन मार्क करके आएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर है माइनिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर किसने लागू करवाया था, ये था उस क्वेश्चन में। ठीक है, हिंदी में भी मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, हिंदी में भी आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट अंडर मेटल माइंस रेगुलेशन 1961?
regular maintenance of mining equipment and monthly reporting of employee salaries, environmental impact assessment for all projects, safety training for all mining personnel. बेसिकली आपका बोल रहा है मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 का रिक्वायरमेंट क्या है, आखिर क्या जरूरत है इसकी, एमएमआर 1961 की जरूरत क्या है। तो माइनिंग इक्विपमेंट्स का रेगुलर मेंटेनेंस करवाना, या फिर मंथली सैलरी का रिपोर्ट तैयार करना एम्प्लॉयज का, या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर ऑल प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनका EIA बनाना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना, या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर ऑल माइनिंग पर्सनल। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेफ्टी ट्रेनिंग मतलब कि जितने भी माइंस में वर्कर्स काम करते हैं उन सभी को सेफ्टी प्रोवाइड कराने का मेन मकसद होता है एमएमआर 1961 का। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना वो सब सेफ्टी पे फोकस करते हैं बेसिकली आपके इंडिया में माइंस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of mining operations does the metal mines regulation 1961 specifically address? आपका जो एमएमआर है वो किस प्रकार के माइनिंग ऑपरेशंस को बेसिकली सपोर्ट करता है, कौन से ऐसे स्पेसिफिक माइनिंग ऑपरेशंस है जो कि वो सपोर्ट करता है, जिसके बारे में यह बात करता है। तो कोल माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, मेटल माइनिंग, या फिर सैंड एंड ग्रेवल एक्सट्रैक्शन। तो स्पेसिफिकली अब आपका कंफ्यूजन यहां पर दो ऑप्शंस में होगा, सी एंड डी ऑप्शंस में होता है कि भाई ये दोनों तो आते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं सैंड एंड ग्रेवल एक्सट्रैक्शन, बट स्पेसिफिक वो किस चीज पे फोकस करता है, भाई ये चीज तो इसके अंदर आ जाएगी ना, है ना। तो स्पेसिफिकली इट फोकसेस ऑन द मेटल माइनिंग, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। To which geographical area do the metal mines regulation 1961 extend? एमएमआर कहां तक फैला हुआ, मतलब कहां तक लागू है। ठीक है, तो कुछ ही स्टेट्स में, पूरे इंडिया में जो टेरिटरीज हैं वहां पर, ठीक है, बेसिकली आपका यूनियन टेरिटरीज वगैरह, या फिर आसपास की कंट्रीज में लागू होता है। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि भाई पूरे देश में, पूरे भारत देश में यह लागू होता है हर एक मेटल माइंस में, एक्सेप्ट किसको छोड़ा गया है, किसको छोड़ा गया है, कोल एंड ऑयल माइंस को इसके अलावा रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which type of mines are excluded from the Metal Mines Regulation 1961? Metal Mines Regulation 1961 के अनुसार कौन से प्रकार की माइंस को उसमें से हटा दिया गया है, इंक्लूड नहीं किया गया है, मतलब एमएमआर में। सैंड एंड ग्रेवल माइंस, कोल एंड ऑयल माइंस, नॉन मेटलिक माइंस, या फिर आपका हर एक प्रकार की माइंस को। तो एमएमआर 1961 में इनमें से किसी भी माइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। सैंड एंड ग्रेवल माइंस इस प्रकार की माइंस होती है, सॉरी मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में बोल दिया था कि इसी में इंक्लूड होगा, बट ये इंक्लूड नहीं होता है मेटल माइंस में। ठीक है, सैंड आपका मेटल माइंस में नहीं आता है। ठीक है, रेत का खनन करना वो लोकल लेवल पे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेटल माइंस रेगुलेशन कब लागू हुआ? जनवरी 1 1960, मार्च 14 1961, जून 1 जून 1965, 31 दिसंबर 1961। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 14 मार्च 1961 को आपका जो है तो मेटल माइंस रेगुलेशन लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the primary purpose of Metal Mines Regulation 1961? एमएमआर 1961 का सबसे प्राइमरी पर्पस क्या है? ठीक है, बेसिकली क्या किस चीज पे फोकस करता है? देखिए अब आपका ना क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मिनरल के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना,
सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स माइनिंग और मेटल माइनिंग ऑपरेशंस में, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइनिंग में प्रमोट करना कि भाई बाहर से लोग आके माइनिंग में अपना इन्वेस्टमेंट करें, पैसे वगैरह लगाएं। कोल प्रोडक्शन को मैनेज करना, तो इनमें से एक भी नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां पर सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेटल माइनिंग ऑपरेशंस में मैनेज करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मेटल माइंस रेगुलेशन 1961? मेटल माइंस रेगुलेशन 1961 से कौन रिलेटेड कौन सा बेसिकली स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो इट अप्लाइज ओनली टू गवर्नमेंट ऑन्ड माइंस। आपका एमएमआर सिर्फ और सिर्फ सरकारी खदानों पर ही लागू होता है, पहला चीज। दूसरा बोलता है ये आपका ऑयल निकालने वाले जितने भी माइंस है या ऑयल वेल्स है जहां से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, बेसिकली रेगुलेशन उन माइंस को भी और उन ऑयल वेल्स को भी इंक्लूड करता है। बेसिकली ये आपका हेल्थ और सेफ्टी वर्कर्स का मेटल माइनिंग में प्रमोट करने का मेन टारगेट इसका होता है। ये आपका इंडिया में सिर्फ कुछ ही रीजन्स में लागू होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What does the term act refer to in regulation 2 of the metal mines regulation 1961? एमएमआर 1961 के अनुसार एक्ट शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसका मेन मतलब क्या है? माइंस एक्ट 1952, माइंस माइनिंग सेफ्टी एक्ट 1961, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड माइन मिनरल डेवलपमेंट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, माइंस एक्ट 1952। बहुत ही आसान आसान से कुछ क्वेश्चंस पढ़ जाते हैं, है ना। बट ये था कि भाई एक चैप्टर में आपका पूरा का पूरा एक बंच होना चाहिए, बेसिक से लेके हायर लेवल तक पूरा होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपका बनाया गया है। तो ये अभी तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इससे नेक्स्ट लेवल का होगा जहां पर मैच द फॉलोइंग टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे जो कि थोड़ा आपका डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। बट चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको मैनेज करने में आसानी रहेगी, है ना, समझने में आसानी रहेगी वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपका अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड व्हाट इज मेंट बाय अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड टॉर्च इन रेगुलेशन नंबर 2? रेगुलेशन नंबर 2 में अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड टॉर्च का मतलब क्या होता है? कोई भी लैंप जो माइंस में यूज होता है, a safety lamp or electric torch from a specified manufacturer, a rechargeable battery lamp, and unregulated flashlight. Okay, now here it is saying that the lamp, any type of lamp which can be used in the mines is called the approved safety lamp or approved electric torch. Okay, basically in the second option it is saying that if a lamp or a torch is made by and manufactured by a specific manufacturer, a specified manufacturer, then it is called an approved safety lamp or approved torch. Okay, a rechargeable battery lamp and a regulated flashlight. अब यहाँ पे आपका बोलता है कि कोई भी लैंप अगर माइंस में आप यूज करते हो तो उसे अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड टॉर्च की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, और सेफ्टी लैंप या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च किसी भी स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता है तब उसे अप्रूव्ड कहा जाता है, या फिर रिचार्जेबल बैटरी या फिर अनरेगुलेटेड फ्लैशलाइट वगैरह वालों को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसा सेफ्टी लैंप जो कि या फिर इलेक्ट्रिक टॉर्च जो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया जाता है उसको अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड टॉर्च कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हु इज डिफाइंड एज असिस्टेंट मैनेजर अंडर रेगुलेशन नंबर 2? रेगुलेशन नंबर 2 के अनुसार असिस्टेंट मैनेजर किसे कहा जाता है? माइनिंग इक्विपमेंट का जो भी व्यक्ति इंचार्ज होगा उसे कहा जाएगा। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी इंस्पेक्शन, ऐसा व्यक्ति जो सेफ्टी से रिलेटेड इंस्पेक्शन करता है। अ पर्सन विथ मैनेजर सर्टिफिकेट अपॉइंटेड टू असिस्ट द मैनेजर, ऐसा व्यक्ति जिसको पास मैनेजर का सर्टिफिकेट है और एज अ मैनेजर उसे अब मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया है ताकि मैनेजर को असिस्ट किया जा सके उसके द्वारा। या फिर कोई भी माइनर जो ट्रेनिंग पीरियड में है या ट्रेनी माइनर जो होता है
उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन सब ऑप्शंस को देख के आपको, ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हु इज डिफाइंड एज असिस्टेंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑक्सिलरी फैन एज डिफाइंड इन रेगुलेशन नंबर 2। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 2 में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ऑक्सिलरी फैन का, तो उसका मेन फंक्शन होता है कि गर्मी में भी ठंडी का एहसास देना, है ना, टू कूल द माइंड ड्यूरिंग समर, एंड नेक्स्ट इज टू वेंटिलेट वन और मोर फेसेस और ब्लाइंड एंड्स अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में एक या उससे अधिक फेसेस को वेंटिलेट करना और जो ब्लाइंड एंड्स हैं उसे वेंटिलेट करना, या फिर माइंस में लाइट प्रोवाइड कराना, या फिर माइनिंग मशीनरी को पावर प्रोवाइड कराना। तो इसका मेन होता है काम क्या, मेन उद्देश्य है इसका एक या उससे अधिक फेसेस को वेंटिलेट करना और ब्लाइंड एंड्स को वेंटिलेट करना अंडरग्राउंड माइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। What role does a banksman serve according to regulation 2? रेगुलेशन नंबर 2 के अनुसार बैंक्समैन का मेन काम क्या होता है। अ माइनर हु ऑपरेट्स मशीनरी, ऐसा व्यक्ति जो मशीन ऑपरेट करता है। अ पर्सन मैनेजिंग द माइनिंग वर्कफोर्स, ऐसा व्यक्ति जो वर्क फोर्स है ना, जो माइनिंग करने वाले जो पूरी की पूरी एम्प्लॉइज होते हैं उनको मैनेज करने का काम इसका होता है। A person at top of the shaft responsible for lowering and raising the materials, शाफ्ट टॉप पर ऐसा व्यक्ति जिसका मेन काम क्या होता है कि मटेरियल को लोअर करना और रेज करना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना, एक आता है आपका बेलमैन, ठीक है, या फिर यूं कहूं सीएमआर के अनुसार ऑन सेटर। सारे याद रखना है आपको, क्या क्या है, बेलमैन एमएमआर के अनुसार, ठीक है, या फिर ऑन सेटर एज पर सीएमआर। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, तो जैसे कि आपका जो बैंक्समैन होता है, इसका मेन काम क्या होता है, मटेरियल को एक तो ये लोअर करेगा, नीचे भेजेगा, या फिर नीचे से ऊपर उठाएगा। पहले ये नीचे भेजेगा, मेन मकसद है नीचे भेजना फिर ऊपर उठाना। इनका काम क्या होता है, मटेरियल को ये भी ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, बट इनका मेन मकसद क्या रहता है कि या तो मटेरियल को रेज करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ रेज करेंगे, ठीक है, या फिर मटेरियल को लोअर करेंगे। ठीक, रेज एंड और लोवरिंग, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों का यहाँ पे जैसे यहाँ बोल दिया ना लोवरिंग एंड रेजिंग द मटेरियल, अगर यहीं पे अगर मैं लिख देता रेजिंग और लोवरिंग द मटेरियल तो रॉन्ग हो जाता, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस ये हो जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर, ये डिफरेंस याद रखना, पहले वाले में लोवरिंग एंड रेजिंग होगा बैंक्समैन के केस में, एंड रेजिंग एंड लोवरिंग होगा बैंक्स बेलमैन या फिर ऑनसेटर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रोल ऑफ चीफ इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड टॉर्च। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड टॉर्च की अगर हम बात करें तो चीफ इंस्पेक्टर क्या रोल प्ले करता है वहां पे, तो सभी माइनिंग इक्विपमेंट्स का इंस्पेक्शन करता है वो आके, हाँ करता तो है, ठीक है, टू स्पेसिफाई फर्म्स दैट मैन्युफैक्चर सेफ्टी लैंप एंड टॉर्चेस, वह यह बताता है कि भाई कौन सा ऐसा मैन्युफैक्चर होगा जो सेफ्टी लैंप और टॉर्च बनाएगा, ठीक है, हर एक माइनिंग ऑपरेशन की देखभाल करना, एंड टू ट्रेन माइनर्स इन सेफ्टी प्रैक्टिसेस, माइनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना सेफ्टी से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे
कायदे से कहा जाए तो चीफ इंस्पेक्टर के सारे ही काम है, ठीक है, इसके अलावा लेकिन यहां पे पूछा क्या है, स्पेसिफिकली किसके लिए पूछा है, अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड टॉर्च के लिए। दैट्स व्हाई हम यहां पर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को ही कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है, कि वो फर्म जो है तो डिसाइड करता है कि कौन मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कैसा लग रहा है, फीलिंग वेल, ठीक ठाक है? In the context of regulation number 2, who ranks just below the manager at mine? माइंस में मैनेजर के जस्ट मैनेजर के रैंक के जस्ट नीचे किसे रखा जाता है रेगुलेशन नंबर 2 के अनुसार? सेफ्टी ऑफिसर, फोरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, शिफ्ट सुपरवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। घुमा के उसी क्वेश्चन को दोबारा से पूछ लिया। देखिए डेफिनेशंस को कितनी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ अ बैंक्समैन? बैंक्समैन का काम सबसे बेस्ट तरीके से कौन सा स्टेटमेंट बता पा रहा है? टू मॉनिटर अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशंस, अंडरग्राउंड में माइनिंग जितने ऑपरेशंस हैं उन सभी को मॉनिटरिंग करना। मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ माइनिंग, माइनिंग के जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि माइनिंग से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल काम होते हैं वो आपका बैंक्समैन के द्वारा देखा जाता है। टू सिग्नल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड पर्सनल एट द शाफ्ट, शाफ्ट में मटेरियल का जो मूवमेंट होता है या जो वर्कर्स का मूवमेंट होता है उसका बेसिकली सिग्नलिंग करना, उससे रिलेटेड और कोऑर्डिनेशन में सेटअप कराने का जिम्मेदारी इसकी होती है। टू कंडक्ट जियोलॉजिकल सर्वे, तो देखिए इनमें से एक भी नहीं है, ठीक है, only option number C is the right answer. Next, which type of ventilation does an auxiliary fan provide? Auxiliary fan कौन सा ventilation provide कराता है? Natural air circulation provide कराता है या फिर mechanical ventilation provide कराता है ताकि एयर की क्वालिटी को कंट्रोल कर सके? ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। कूलिंग फॉर अंडरग्राउंड इक्विपमेंट, अंडरग्राउंड इक्विपमेंट को कूलिंग प्रोवाइड कराना। एग्जॉस्ट फॉर टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस को एग्जॉस्ट करना, ठीक है, मतलब कि निकाल कर फेंकना बाहर की तरफ, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली है क्या, अब आप सोचोगे कि हाँ यार नेचुरल एयर का सर्कुलेशन करता है बिल्कुल, ठीक है भाई, नेचुरल एयर आती है उसी को सर्कुलेट करता है, लेकिन क्या वो पूरी माइंस में सर्कुलेट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, वो सर्कुलेट कर ही नहीं रहा है। आपको लगता है कि सर्कुलेशन सही है बट वो सर्कुलेट नहीं करता है, वो सर्कुलेट नहीं करता है। उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम क्या है? टू वेंटिलेट, टू वेंटिलेट द फेस, सर्कुलेट थोड़ी है ना। मतलब ये नहीं करेगा कि पूरा का पूरा हवा को इधर से उधर घुमाने का काम नहीं करेगा। जैसे जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो सरफेस पे लगा रहता है वो क्या करता है, वो पूरी माइंस की हवा को सर्कुलेट करवाता है, उसका काम है मेन सर्कुलेशन का, लेकिन इसका काम नहीं है सर्कुलेशन का। दूसरा, अंडरग्राउंड में जितने भी इक्विपमेंट्स उनको ठंडा रखना, नहीं यार उसको ठंडा क्यों रखेगा ये, ठीक है, वो तो इक्विपमेंट, वो इसका मेन टारगेट है ही नहीं, वो ठंडा भी नहीं रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ फेस को वेंटिलेट करके रखेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जॉस्ट फॉर टॉक्सिक गैसेस, मतलब जितने भी कहीं से भी टॉक्सिक गैस निकला तो उसको एग्जॉस्ट करेगा, उसको खींच के ले जाएगा बाहर फेंकेगा।
तो देखिए जैसा काम जरूरी नहीं है वो एग्जॉस्ट का काम यहाँ पर हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फेस तक हवा पहुंचाते हैं। तो एक क्वालिटी कंट्रोल्ड तरीके से क्वालिटी वाली एयर जो है तो आपका प्रोवाइड कराना ऑन द फेस मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका उस टाइप का है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। सर्कुलेट नहीं करता है उसी में डाउट ही होता, बहुत से लोग बोल देंगे। और दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई टॉक्सिक गैसेस को हटाने में तो मदद करता ही है लेकिन नॉट एज एन एग्जॉस्ट, वहां पे एग्जॉस्ट के रूप में काम नहीं करता है वो, वहां पर वो एज अ फोर्सिंग फैन काम करता है। याद रखिएगा वहां पर एज अ फोर्सिंग फैन काम करता है ये, ठीक है। एग्जॉस्ट बहुत रेयर केसेस में हम यूज करते हैं, एज एन एग्जॉस्ट यूज कर सकते हैं बट बहुत रेयर केसेस में इसको एग्जॉस्ट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following statements is true regarding the assistant manager as defined in regulation number 2? असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, जैसा रेगुलेशन नंबर 2 में उसको डिफाइन किया गया है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेशन, उसको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दे आर अपॉइंटेड बाय माइंस ओनर, एजेंट और मैनेजर, वो माइंस के ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दे मैनेज द माइन विदाउट एनी ओवरसाइट, ठीक है, वो माइंस को मैनेज करते हैं। द ड्यूटीज आर लिमिटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, उसके जो ड्यूटीज होती हैं बहुत ही लिमिटेड होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले टास्क होते हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड वो काम करता है, बहुत ही लिमिटेड काम करता है। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आपको करेक्ट लगेंगे एक इस वाले ऑप्शन को छोड़ के, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर करेक्ट लगेंगे लेकिन करेक्ट है नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैसा डेफिनेशन में दिया हुआ है, तो सीधे सीधे बोल रहा है कि भाई जैसा डेफिनेशन में दिया है वैसा ही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हु क्वालिफाइज एज ब्लास्टर अंडर रेगुलेशन 2? ब्लास्टर किसे कहा जाएगा रेगुलेशन 2 के अनुसार? A miner with no formal certification, a person appointed by the manager who is who holds a specific certificate including shot firer, supervisor overseeing daily mining operation, a safety officer responsible for equipment checks, ठीक है। सुपरवाइजर होगा या सेफ्टी ऑफिसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the primary responsibility of bellman in mining operation? माइनिंग ऑपरेशन में बेलमैन का सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो बेलमैन का सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द माइन, माइंस का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना। ये तो हो ही नहीं सकता। टू सुपरवाइज द रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड पर्सनल, टू कंडक्ट जियोलॉजिकल असेसमेंट्स, टू मेंटेन सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कहा था रेजिंग होगा और लोअरिंग बाद में होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज होती है, ये ध्यान में रखना है बस आपको। अगर यहीं पे मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर देता टू सुपरवाइज द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ द मटेरियल्स एंड पर्सनल, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते। तो इसको ध्यान से इस लाइन को याद रखना, ठीक है। ये 3 वर्ड्स को ध्यान से याद रखना कौन सा चीज पहले लिखा गया है। तो बेलमैन के केस में ये होगा और बैंक्समैन के केस में लोअरिंग एंड रेजिंग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the context of Metal Mines Regulation 1961, what does the term committee refer to? Metal Mines Regulation, अरे यार यहाँ पे भी 13 आ गया, 12 है। मेटल माइंस रेगुलेशन के रेस्पेक्ट में आपका कमिटी किसे कहा जाएगा? अ ग्रुप ऑफ माइनर्स डिस्कसिंग सेफ्टी
माइनर्स का एक ग्रुप जो कि सेफ्टी के बारे में बातचीत कर रहे हों, ठीक है। एक कमिटी ऐसी जिसको माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन नंबर 12 के अनुसार अपॉइंट किया गया। एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ, जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसका एक इनफॉर्मल गैदरिंग हो गया, है ना, मतलब इकट्ठा हो जाना। अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स रिव्यूइंग माइन टेक्नोलॉजी, एक एक्सपर्ट्स का पूरा ग्रुप बना देना जो कि माइनिंग के से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 12 माइंस एक्ट 1952 के अनुसार अपॉइंटेड कमिटी। Which of the following best describes a competent person in mining? माइनिंग में जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको सबसे बेस्ट तरीके से कौन सा डिस्क्राइब करता है? ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 20 साल से अधिक है, जिसको मैनेजर ने अपॉइंट किया है ताकि वो किसी भी काम को सुपरवाइज कर सके और परफॉर्म कर सके। ऐसा बंदा जो कि आपका वॉलेंटियर का काम करे, माइनिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड काम का देखभाल करे। अ मैनेजर ओवरसीइंग द एंटायर ऑपरेशन, एक ऐसा मैनेजर जो कि पूरे को पूरा माइनिंग ऑपरेशन को देख रहा होता है। तो देखिए ये पूरे के पूरे ऑपरेशंस को नहीं देखता, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर्स में बताया, ये सारे ऑपरेशन को नहीं देखता है कॉम्पिटेंट पर्सन। वो किसी एक पर्टिकुलर वर्क को या तो सुपरवाइज करेगा या फिर उसको बेसिकली खुद से करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 20 साल से अधिक उम्र, सुपरविजन एंड परफॉर्म्स द वर्क। व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंसर्निंग अ माइन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है किसी भी माइन से रिलेटेड? माइनिंग ऑपरेशंस को मैनेज करना, एनवायरमेंटल असेसमेंट करना, देखभाल करना, जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी माइंस लोकेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 विच डेफिनेशन करेस्पॉन्ड्स टू द टर्म एक्सप्लोसिव? एनी मटेरियल दैट बर्न्स क्विकली, any a substance that causes an explosion, a general term for all mining materials, compound used in construction। तो देखिए जो सब्सटेंस एक्सप्लोजन करता है वही आपका एक्सप्लोसिव कहलाता है, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अंडर द डेफिनेशंस प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ ब्लास्टर? ब्लास्टर की रिस्पांसिबिलिटी से रिलेटेड कौन सा डेफिनेशन करेक्ट है? दे रिक्वायर नो सर्टिफिकेशन टू वर्क अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में काम करने के लिए उसको किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। देयर ड्यूटीज इंक्लूड ओवरसीइंग द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, उसका मेन जिम्मेदारी क्या है कि एक्सप्लोसिव यूज कैसे हो रहा है ये देखना, है ना, एज पर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस। इसके साथ ही उसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, तभी वो ये काम कर सकता है। दे कैन ओनली वर्क इफ अपॉइंटेड बाय माइनर विथ नो मैनेजरियल रोल, ठीक है। ये यहाँ पे अब देखिए कंफ्यूज करेगा कि किसी भी माइनर के द्वारा उसको अपॉइंट किया गया जिस और उसको किसी भी प्रकार का मैनेजर वाले रोल नहीं दिए जाएंगे। दिस रोल देयर रोल इज स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉट हैंड्स ऑन, ठीक है। इसका पूरा का पूरा जो रोल होता है क्या रहता है कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, देखभाल करेगा, माइंस का मैनेजमेंट देखेगा, एंड वो किसी प्रकार का काम वैसा नहीं करता है माइंस में जाके। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां पर हो सकते थे लेकिन होना नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से लगता है सुयस बस है क्लास में, है ना, बाकी तो कोई नहीं है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
या फिर डाउट्स नहीं पूछोगे तो मुझे ये फील होगा कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर ऐसे में क्या होगा, जब मुझे ये फील हुआ तो फिर मैं सोचूंगा कि यार मैं तो नेक्स्ट लेवल के पढ़ाता हूँ, मतलब लाइक अ गॉड, है ना। घमंड हो जाएगा, और फिर घमंड हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। तो टेक मी डाउन टू द अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाउट है? ओके, देखिए आपका दो तीन चीजें याद रखिए, सिंपल सा मैं बताता हूँ। एक आता है ऑयल माइंस, ठीक है। एक आता है मेटल माइंस, ठीक है। फिर आता है कोल माइंस, एक लास्ट में आता है सैंड माइनिंग। ठीक है, अब होता यूं है कि ऑयल माइंस के लिए ऑयल माइन रेगुलेशन है, ठीक है। मेटल माइंस के लिए एमएमआर है, कोल माइंस के लिए सीएमआर है, एंड सैंड माइनिंग के लिए आपका आता है माइनर मिनरल रूल्स। इसको जो है मेटल में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका कोई अलग से लीज नहीं मिलता है, कोई अलग से लीज नहीं मिलता है इसका, है ना। इसको बस ऑथराइजेशन दे दी जाता है कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई आपका एक लैंड आपको लीज पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। बस क्योंकि वहां पे जाके एक्सकवेशन ही करना है एक्सकवेटर्स की मदद से, कोई वैसा मेजर माइनिंग ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना रहता है, कोई उतने खास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं आपके ऊपर। रहते हैं बट उतने ज्यादा नहीं रहते, सेफ्टी पर्पज से, है ना। तो ना सैंड आया, ना कोल आया, ना नॉन मेटेलिक माइंस आई, ठीक है। नॉन मेटेलिक मतलब कोई भी किसी प्रकार का माइंस ना होना, मतलब सॉरी, मेटल माइंस के अलावा, ठीक है। तो इनमें से किसको एक्सक्लूड किया गया है? तो हर एक माइंस को एक्सक्लूड किया गया है एमएमआर के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट है। और उसके लिए सॉरी, वहां पे मैं गलत बता दिया था फिफ्थ क्वेश्चन में, मैंने बोला भी था कि उसके लिए सॉरी। कौन से क्वेश्चन पे थे? Which of the following is required for someone to be designated as competent person? अगर किसी को भी एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन डेजिग्नेट करवाना है अपने आप को, तो उसके पास क्या होना चाहिए? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग का, या फिर उसकी एज कम से कम 20 साल होनी चाहिए और राइटिंग मैनेजर के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए, उसके पास माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, उसके पास सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना, सेफ्टी का ट्रेनिंग उसने किया हो और स्पेसिफिकली अंडरग्राउंड माइनिंग का उसने ट्रेनिंग किया हो,
तो उसे जो है तो कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना हर जगह आपको लगेगा कि हाँ यार करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, लेकिन नहीं, करेक्ट आंसर बस इतना है, एज पर डेफिनेशन ही हम चलेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। What does the term phase refer to in context of mining? माइनिंग के रेस्पेक्ट में फेस किसे कहा जाता है? माइंस का जो एंट्रेंस होता है उसे फेस कहते हैं ना, ठीक है। एरिया वेयर मटेरियल्स आर स्टोर्ड, नहीं, जहां पर मटेरियल स्टोर होता है उसे थोड़ी कहा जाता है, ठीक है। द लोकेशन ऑफ मेन ऑफिस, मेन ऑफिस का जो लोकेशन होता है, या फिर किसी भी वर्किंग प्लेस का जो मूविंग फ्रंट होता है ना, वो, या फिर कोई इन बाय एंड होता है किसी भी ड्राइव का, लेवल का, क्रॉस कट का, रेज का, या फिर विंज का, उसे फेस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। In the definitions provided, what is included in the term gas? जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है तो गैस में किस टर्म को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, किस चीज को इंक्लूड किया गया है? टॉक्सिक फ्यूम्स को बस इंक्लूड किया गया है, या फिर गैसेस जिनका इस्तेमाल किया जाता है माइनिंग ऑपरेशंस के लिए, या फिर फ्यूम्स ऑफ वेपर, वेपर के फ्यूम्स को इंक्लूड किया गया है, या फिर एयर यूज्ड फॉर वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के लिए जो आप हवा यूज करते हो उसको गैस कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्यूम्स ऑफ वेपर, ठीक है, भाप के धुएं। What does landing refer to in mining terminology? माइनिंग टर्मिनोलॉजी में लैंडिंग किसे कहा जाता है? जहां पर माइनर्स इकट्ठा होके गपसड़ाका मारते हैं, या फिर एनी फ्लोर और प्लेटफॉर्म इन शाफ्ट और विंज, किसी भी शाफ्ट या किसी भी विंज में जो फ्लोर या फिर जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज एन ऑथराइज्ड स्टॉपिंग प्लेस, जो कि एक ऐसा जगह है रुकने का जो कि ऑथराइज्ड होता है, उसे कहा जाता है। माइंस में स्टोरेज के लिए कोई भी एक डेडिकेटेड सेक्शन, उसे कहा जाएगा, या फिर माइंस का जो एंट्रेंस होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। शाफ्ट और विंज में, ना कि रेज में, यहां पर भी ध्यान रखिएगा, अगर रेज बोल देता है ना तो करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा वो आंसर, ठीक है, वो इनकरेक्ट है, रेज नहीं, सिर्फ शाफ्ट और विंज में, ध्यान रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मशीनरी एज पर डेफिनेशन? डेफिनेशन के हिसाब से मशीनरी को कौन सा चीज बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा? कोई भी ऐसा टूल जो कि माइनर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई पोर्टेबल मशीनरी जो कि अंडरग्राउंड में यूज होती है, कोई भी लोकोमोटिव स्टेशनरी, या फिर पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर या बॉयलर जो कि कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है मटेरियल का, या फिर कोई भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो कि माइनिंग में यूज होते हैं, उन्हीं मशीनरी कहा जाएगा। तो देखिए, कहने को तो सारे आंसर सही है, कहने को तो सारे आंसर सही है, बट अगर मैं जाऊं डेफिनेशंस पर, जैसा कि आपको बोल रहा है कि एज पर डेफिनेशन बताइए क्या होगा, तो हाँ, हाँ, नहीं, बोले, भेज देना निधि का, मैं हम क्लास ले ला, निधि का भेज दे। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु क्वालिफाइज एज मैनेजर इन माइनिंग ऑपरेशन? माइनिंग ऑपरेशन में एज अ मैनेजर कौन क्वालिफाई करता है, ठीक। क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ डाउट है?
अ पर्सन विथ नो फॉर्मल सर्टिफिकेशन, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिला हो, जिसे या फिर ना हो। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय ओनर और एजेंट एंड क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 2034, ऐसा व्यक्ति जो कि ओनर के द्वारा अपॉइंट किया गया है और या फिर एजेंट के द्वारा, और उसके पास रेगुलेशन नंबर 34 के अनुसार वो क्वालिफाइड है। शिफ्ट का जो सुपरवाइजर है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसके जो कि मैनेजर की ड्यूटीज परफॉर्म करता है, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा मैनेजर। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा एज पर डेफिनेशन अगर मैं जाऊंगा तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एग्जैक्ट डेफिनेशन जहां देखो ना वही आंसर करेक्ट है। ये अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा सीधे सीधे, ठीक है, कि हमेशा एग्जैक्ट डेफिनेशन को ही प्रेफरेंस देना है। What does metal mines includes as defined in the regulations? रेगुलेशन के हिसाब से मेटल माइंस में क्या क्या इंक्लूड है? ओनली गोल्ड एंड सिल्वर माइन, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर माइन, एवरी माइन अदर देन कोल और ऑयल माइन, हर एक माइंस कोल और ऑयल के अलावा, माइंस दैट एक्सट्रैक्ट नॉन मेटलिक मिनरल्स, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नॉन मेटलिक मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट करती हैं मून माइंस को इसमें डाला गया है क्या मेटल माइंस में? नहीं, ठीक है। ओनली लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशन, बड़े लार्ज स्केल पे बहुत बड़े पैमाने पे अगर आप माइनिंग ऑपरेशन करते हो तो उसको इंक्लूड किया जाता है सिर्फ और सिर्फ, तो ये भी आपका गलत है। एज पर डेफिनेशंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सिल्वर को तो नहीं कह सकते ना, है गोल्ड सिल्वर है बट सिर्फ और सिर्फ उसे तो नहीं कह सकते ना, ठीक है। Which of the following statements about mine foreman is correct? Mine foreman से related कौन सा statement correct है? They can work without certificate, बिना सर्टिफिकेट के काम कर सकते हैं। They must possess a manager or foreman certificate and are appointed by the manager in writing. उसके पास मैनेजर का या फिर फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मैनेजर के द्वारा राइटिंग में अपॉइंट किया गया हो, ठीक है। They are responsible only for administrative tasks. सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए उनको जो है तो रखा गया है, ठीक है। दे डू नॉट हैव सुपरवाइजरी रिस्पांसिबिलिटीज, उनके पास किसी प्रकार का सुपरवाइजरी का जिम्मेदारी नहीं होता है, सुपरवाइजरी का काम नहीं करना होता है उनके, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is meant by misfire in mining terminology? माइनिंग टर्मिनोलॉजी में मिसफायर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोसिव का जो आपने चार्ज किया है पहले ही एक्सप्लोजन हो जाना, या फिर पूरा का पूरा चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव किसी भी शॉर्ट होल में एक्सप्लोड ना होना, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ फायर आर्म, ठीक है, एंड अ माल फंक्शन ऑफ माइनिंग इक्विपमेंट, किसी माइनिंग इक्विपमेंट का खराब हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एज पर डेफिनेशंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस परमिटेड एक्सप्लोसिव? परमिटेड एक्सप्लोसिव्स को सबसे बेस्ट तरीके से कौन सी चीज बताती है? एनी एक्सप्लोसिव यूज्ड इन माइनिंग, माइनिंग में कोई भी एक्सप्लोसिव यूज होना, एक्सप्लोसिव्स केपेबल ऑफ इग्नाइटिंग फायर डैम्प और कोल डस्ट, ऐसे एक्सप्लोसिव जो कि फायर डैम्प और कोल डस्ट को इग्नाइट कर सकता है, एंड एक्सप्लोसिव इनकेपेबल ऑफ इग्नाइटिंग फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, या फिर ऐसा एक्सप्लोसिव जो इग्नाइट नहीं कर सकता है फायर डैम को या कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन नहीं करवा सकता है, एक्सप्लोसिव दैट आर नॉट रेगुलेटेड, ऐसा एक्सप्लोसिव जिसके बारे में किसी प्रकार से रेगुलेशन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छा क्वेश्चन, अगर जल्दबाजी में कोई आप यहाँ पर आंसर टिक करे तो गलत आंसर टिक कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 37 का सी, ठीक है। इनकेपेबल, इनकेपेबल यहीं पे इसने थोड़ा सा खेला कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया केपेबल और यहाँ पे लिख दिया इनकेपेबल, तो वो इनकेपेबल होता है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है, ठीक है।
माइंस में कोई भी एक्सप्लोसिव यूज करना, देखो माइंस में बहुत से एक्सप्लोसिव यूज होते हैं, एसएमई, एसएमएस, कार्ट्रिज फॉर्म में बहुत सारे, एनएफओ वगैरह सब, लेकिन वो सब परमिटेड नहीं है। परमिटेड वही है जो कि अंडरग्राउंड में यूज होगा, जिसका अपना खुद का एक ये क्षमता नहीं होती, जिसके अंदर के फायर डैम को इग्नाइट कर सके, कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन को प्रमोट कर सके। ठीक है, इसका ध्यान रखिए ना, कोई भी हर एक एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव नहीं है, मैंने आप लेक्चर में आपको बताया भी था, तो उस चीज का ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, व्हाट इज द रीजनल इंस्पेक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर? डेफिनेशंस के अनुसार रीजनल इंस्पेक्टर किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? पूरा का पूरा माइनिंग ऑपरेशन मैनेज करना, या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की देखभाल करना, या फिर इंस्पेक्टिंग माइंस विद जियोलॉजिकल एरिया एंड एक्सरसाइजिंग पावर्स अंडर द एक्ट। माइंस का इंस्पेक्शन करना जो भी उसके जियोलॉजिकल एरिया में आते हैं, एंड अपने पावर्स को एक्ट के अनुसार वहां पर यूज करना। ठीक है, एनवायरमेंटल असेसमेंट्स रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करवाना कि एनवायरमेंट ठीक ठाक है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सबसे बेस्ट तरीके का डेफिनेशंस के हिसाब से सूट करता है इसको। ठीक है, What is defined as public road in the context of mining regulations? Mining regulations के अनुसार public road किसे कहा जाएगा? माइनिंग व्हीकल्स के द्वारा जो रोड यूज की जाती है कोई सी भी, या फिर रोड मेंटेन फॉर पब्लिक यूज बाय द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ठीक है, ऐसा रोड जो कि पब्लिक के द्वारा यूज करने के लिए गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया। कोई भी प्राइवेट रोड माइंस में जो जाती है, जाने के लिए माइंस के अंदर जाने के लिए कोई भी प्राइवेट रोड। अ ट्रेल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, कोई भी ट्रेलर अगर आप यूज करते हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे 39 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो भी पब्लिक के इस्तेमाल के लिए रोड बनाया जाता है उसे पब्लिक रोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज क्वार्टर रेफर टू इन माइनिंग रेगुलेशंस? माइनिंग रेगुलेशंस में क्वार्टर क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइनिंग ऑपरेशन है ना, अ 3 मंथ पीरियड एंडिंग ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड डेट्स, है ना, आपका एक 3 महीने का समय जो कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पर ही आपका खत्म होता है। अ डिवीजन ऑफ द माइन इनटू सेक्शंस, किसी भी माइन को सेक्शंस में डिवाइड करने का एक तरीका है, या फिर माइनिंग से जो आउटपुट निकलता है उसको मेजर करने का तरीका है। तो ये बेसिकली ऐसा में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 महीने का समय है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी क्वार्टर का मतलब तो और भी बहुत से होते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस, व्हाट इज द रेलवे? रेलवे क्या है डेफिनेशंस के अनुसार? एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज्ड इन माइनिंग, माइनिंग में जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होता है, या फिर इंडियन रेलवेज एक्ट 1990 के अनुसार जो बताया गया है वो है, या फिर कोई भी एक टेम्पररी बेसिस पर जो ट्रैक आप बिछाते हो ताकि आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सको, या रोड्स का एक ऐसा सिस्टम जो अलग अलग माइंस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1890 रेलवेज एक्ट, इंडियन रेलवेज एक्ट 1890 के अनुसार जो भी आपका रेलवे के बारे में डिफाइन किया गया है वही होता है। ठीक है, इन माइनिंग व्हाट डज रोडवे रेफर टू? अब देखिए, एक था पब्लिक रोड और एक है रोडवे। तो एनी अबव ग्राउंड रोडवे यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, सरफेस पर कोई भी ऐसा रोड जिसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो नहीं, उसे बोलते हैं हॉल रोड, अगर माइंस के अंदर है तो। ठीक है, एंड अ पैसेज और गैलरी बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड में कोई भी एक ऐसा रास्ता या कोई भी गैलरी जिसका इस्तेमाल में जिसका मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि माइंस में वर्किंग से रिलेटेड रहता है कि वर्कर्स माइंस में जो है तो वर्किंग प्लेस तक जा सके। ठीक है, एंड द मेन एंट्रेंस ऑफ द माइन, माइंस का जो मेन एंट्रेंस होता है उसे कहा जाएगा अ पार्किंग एरिया फॉर माइनिंग व्हीकल्स, माइनिंग के व्हीकल्स के लिए जो पार्किंग एरिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है व्हाट इज अ शेड्यूल एज मेंशन्ड इन द डेफिनेशन। शेड्यूल क्या है, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ माइनिंग रेगुलेशंस की लिस्ट नहीं। अ टाइमलाइन फॉर माइनिंग ऑपरेशन नहीं। अ रोस्टर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं। ये क्या है, ये बेसिकली आपका रेगुलेशंस के हिसाब से जो शेड्यूल्स बताए जाते हैं वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मटेरियल इन कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग। माइनिंग से रिलेटेड मटेरियल अगर बोला जाता है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट ओनली इंक्लूड्स लिक्विड सब्सटेंस, ये सिर्फ लिक्विड सब्सटेंसेस को इंक्लूड करता है, ठीक है, ठीक है। या फिर इट कैम्पासेस रॉक, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल इन माइनिंग। मटेरियल यूज्ड इन माइनिंग, माइनिंग में कोई भी रॉक, स्टोन और डेब्रिस अगर मटेरियल आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको रेफर करता है। या फिर इट रेफर्स स्पेसिफिकली टू एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव्स के बारे में ही बोलता है। या फिर इट इज अ लिमिटेड टू नॉन मेटलिक सब्सटेंस, जो भी नॉन मेटलिक सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में बताता है मटेरियल। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एज पर रेगुलेशंस, यही आपका डेफिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट रोल डज एन ऑफिशियल प्ले इन माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन में ऑफिशियल क्या रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द माइन, माइंस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, नहीं। They perform the duties of supervision in a mine or part including various appointed roles, ठीक है। ये माइंस में सुपरविजन का काम करते हैं या माइंस के किसी भी हिस्से में सुपरविजन का काम करते हैं, या फिर इनको जिस भी रोल के लिए अपॉइंट किया जाता है वो काम करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही आंसर हो जाता है। बाकी क्या दिया हुआ है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल कंप्लायंस, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम इनको नहीं दिया जाता है। इनका दे हैव नो फॉर्मल अथॉरिटी इन द माइन, इनका कोई एक फॉर्मल अथॉरिटी नहीं दी जाती, ऑथराइजेशन नहीं दिया जाता है माइंस में। तो ऐसा कुछ नहीं, इनको फॉर्मल अथराइजेशन दिया जाता है माइंस में काम करने का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द माइनिंग मेट एज डिफाइंड इन द रेगुलेशंस। रेगुलेशंस के हिसाब से माइनिंग मेट का प्राइमरी फोकस क्या होगा। जियोलॉजिकल सर्वे करना, माइनिंग ऑपरेशन बिना सर्टिफिकेट के देखना, पर्सन हैविंग मैनेजर, फोरमैन और मेट सर्टिफिकेट, अपॉइंटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज टू मैनेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following best describes the term district magistrate in the context of mining? माइनिंग से के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबसे बेस्ट तरीके से कौन सा चीज डिफाइन करता है। द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनिंग ऑपरेशंस, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वेयर द माइन इज लोकेटेड, अ माइनर विथ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, एट द हेड ऑफ माइनिंग सेफ्टी इंस्पेक्शन, ठीक है। तो देखिए हो तो कुछ भी सकता है माइनिंग ऑपरेशन में, बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी माइंस लोकेटेड है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है एज पर डेफिनेशंस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट डज मिस फायर इंडिकेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस। माइनिंग ऑपरेशंस के कंटेक्स्ट में मिस फायर क्या इंडिकेट करता है। माइनिंग मशीनरी का बंद हो जाना, माइंस की मशीनरी का, या फिर प्रीमेच्योर डिटोनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव चार्ज, आपका एक्सप्लोसिव चार्ज जब ऑटोमेटिकली पहले ही डिटोनेट हो गया, फेलियर ऑफ एन एक्सप्लोसिव चार्ज टू डिटोनेट एज इंटेंडेड, आपका जो एक्सप्लोसिव चार्ज है वो फेल हो गया है ना, आपने डिटोनेट किया फिर भी वो ब्लास्ट नहीं हुआ, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ इक्विपमेंट, आपका कोई भी इक्विपमेंट एक्सीडेंटली डिस्चार्ज हो गया है ना, खराब हो गया, वो बोल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 48 क्वेश्चंस थे, आई थिंक 48 नहीं है, ये 47 है, ठीक है। एक क्वेश्चन बीच में रिपीट हो गया था, तो कोई भी आदमी मेरे से ये नहीं बोलेगा सर आप तो 48 कराए थे, यहाँ मेरे को 47 ही दिख रहे हैं, मैं उसको एडिट करके डालूंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और किसी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। इतने ही क्वेश्चंस बने थे अभी, इसका पार्ट 2 भी आएगा।
हाँ तो सी ही तो करेक्ट था, 31 का सी ही ना करेक्ट बताया हूँ कि बी बोल दिया मैं। सी ऑप्शन करेक्ट है ना, ये वाला, ये एनी लोकोमोटिव यूज फॉर, ये वाला करेक्ट है ना। बी बोल दिया क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हो गया। मिस्टेक्स हो जाती है वो जल्दबाजी में, देखने में कहीं तो हो जाता है। और कुछ किसी को। हम्म, अभी तो बचा हुआ है पार्ट 2 में देखिएगा, बहुत और भी बेहतरीन क्वेश्चंस बनेंगे जब पूरा कंपाइल करके ना, और भी लार्ज अमाउंट में क्वेश्चंस देंगे तो मजा आएगा, है ना। चलो चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। और किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है उसका। एंड जहां भी जैसा भी दिक्कत जाता है मुझे बताइएगा। और किसी को भी प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मैंने कहा है कि मैं आपको चीजें कंप्लीट करके दूंगा आपके एग्जाम के पहले, अगर मैंने आपसे देखिए फीस ली है उस चीज की, तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चीजें आपको प्रोवाइड कराऊं। हाँ, हो सकता है चीजें लेट हो, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि अभी डीजीएमएस का एग्जाम है, दिसंबर में ही इनका पेपर है, तो इनके लिए मेरी पहली प्रायोरिटी है कि भाई मैं इनका पहले काम कर दूं, क्योंकि भाई जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना। तो हाँ, लेकिन साथ साथ में आपका भी लेकर मैं चल रहा हूं, आपको अकेला नहीं छोड़ रहा कि नहीं यार नहीं प्रोवाइड कराना इनको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैनेज होंगी चीजें, थोड़ा सब्र रखिए, सिलेबस कंप्लीट मैं करूंगा ही, वो मेरी प्रॉब्लम है। आप मैसेज करके जो मुझे बोलते हो कि सर सिलेबस हुआ तो कंप्लीट करा दीजिए, देखो अभी मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, फिर आप बोलोगे सर रिवीजन क्लास करवा दीजिए, तो यार देखो कहीं ना कहीं कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो चीजों को ऐसे भी समझ के चलिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे चाहे आरपीएससी हो चाहे कोई भी कोर्स हो, है ना। तो एटलीस्ट ये कि जब बच्चे लगभग लगभग आ जाए मेरे पास कि हाँ अब इतनों का मैं टारगेट करके चलूंगा कि इतने बच्चों का एग्जाम निकल ही जाए, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे बेस्ट हो तो उसका तो निकल ही जाना चाहिए, जो सच में मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है अपना, है ना। तो उसके लिए तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा पर्सनल सपोर्ट भी दूंगा फिर मैं, बट मुझे भी फोकस करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। तो सब्र रखिए, सब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हाँ एक चीज और, अभी 10-15 मिनट से फिर स्टार्ट करूंगा क्लास, ठीक है, जिसमें कि आपका एमएमआर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा, तो मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।